Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to study about the origin of language. कि language की origination क्या है, language कहाँ से start हुई. So there are different theories on it. ये सारे theories इंशाल्लाह हम discuss करेंगे आज के lecture में. तो मेरा first question आता है ना कि we are talking about origin of language, but the question is what is language? ये language है क्या? अगर हम इंसानी दुनिया में लैंग्वेज की डेफिनेशन को देखें या ह्यूमन कल्चर के अंदर लैंग्वेज की डेफिनेशन को या उसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. What is language? A kind of a very traditional definition of language goes like this. Language is a system of communication that consists of structured arrangement of sounds. क्या बोला मैंने? Structured arrangement of sounds. साउंड क्या है? वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, जो आप मुझे सुन रहे हो, जो मेरी आवाज़ आपको आ रही है. सिम्बल्स और जेस्चर्स यूज्ड बाय ह्यूमंस. कैसे? वाई दे आर यूजिंग इट टू एक्सप्रेस थॉट्स, कि ख्यालात क्या हैं, आइडियाज़, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन. तो जब आप एक इंसानी माहौल में रहते हो, ह्यूमन सोसाइटी में, ह्यूमन कल्चर में जब आप रहते हो, तब ह्यूमन सोसाइटी के अंदर यू डेफिनेटली वांट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. यू डेफिनेटली यू माइट हैव समथिंग टू टेल, कि इंफॉर्मेशन आपने देनी होती है, आपके कुछ आपके नज़रियात हैं, आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. अब है क्या लैंग्वेज? इट कैन बी स्पोकन, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ. रिटन, जो आप रिटन मैसेजेस टाइप करते हो, लेटर है, कुछ भी हो गया. टाइम के साथ इसमें चेंजेस आती रहती है ना. रिटन कम्युनिकेशन, पहले ख़त लिखना होता था, आप जस्ट ईमेल कर देते हैं. और साइन लैंग्वेज, एंड इट फॉलोज स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स. अब देखो क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स मीन्स लैंग्वेज है सम रूल्स टू फॉलो. अब इधर उधर पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम बना के बोलते हैं, जिससे मीनिंग क्लियर हो जाती है, इसका मतलब क्या है? वी फॉलो द ग्रामेटिकल रूल्स. तो लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है अगर आप पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बोलना चाहते हो तो. देन लैंग्वेज करता क्या है? Language allows for the exchange of information between individuals and plays a critical role in culture, social interaction, and cognitive development. Just see these three terms: culture, social interaction, in cognitive development. Now just imagine, अगर इंसानी ज़िंदगी से लैंग्वेज को हटाया जाए तो क्या इस तरीके से दुनिया फंक्शन करेगी जो अभी कर रही है? तो डेफिनेटली द आंसर इज़ अ बिग नो. तो लैंग्वेज की ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ज़रूरत का अंदाज़ा आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से ले सकते हैं. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज़ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. अगर हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ए वेरी डिबेटेबल टॉपिक. इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नज़रियात, चाहे लैंग्विस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, या फिर बायोलॉजिस्ट हो. तो आज हम कुछ पार्टिकुलर थियरीज़ को डिस्कस करेंगे कि इन थीरीज़ के मुताबिक जो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है वो उसकी ओरिजिनेशन क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुई. द वेरी फर्स्ट थियरी वी हैव इज़ द डिवाइन सोर्स थियरी. डिवाइन सोर्स का मतलब क्या है? द लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट ऑफ अ हायर पावर. हायर पावर मीन्स द गॉड. इस्लामिकली बीइंग अ मुस्लिम वी कैन से अल्लाह. ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक गिफ्ट है. लेकिन डिवाइन सोर्स थ्योरी है क्या? कि जिसने आपको पैदा किया उसी ने आपको लैंग्वेज दी है. अब डिवाइन में कोई ह्यूमन नहीं आता, ये याद रखना. दैट इज़ ऑलवेज ए सुपर नेचुरल पावर, राइट. जो आपके बिलीव्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मतलब हर मज़हब के अंदर डिफरेंट उनके बिलीव्स है, और उन बिलीव्स के मुताबिक उनका ये होता है कि लैंग्वेज ऐसे जो है जिसने हमें पैदा किया उसकी तरफ से हमें मिली है. अगर हम डिवाइन सोर्स थ्योरी की बात करें कि ये जो आइडिया है ये पार्टिकुलरली एक रिलीजन के अंदर नहीं, ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स है उसके अंदर ये है कि लैंग्वेज इस तरीके से काइंड ऑफ मिथ आप कह सकते हो कि सबके अपने अपने ख्यालात हैं, हर रिलीजन के, और हर रिलीजन के बिलीवर्स जो होते हैं उनके ख्यालात हैं.
तो डिवाइन सोर्स के अंदर जो हम अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास है जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, मीन्स ये वो रिलीजन्स है जो एक पार्टिकुलरली एक खुदा पे भरोसा करते हैं, राइट। अगर हम बात करें द स्टोरी ऑफ टावर ऑफ बैबल इन द बाइबल, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर है जेनेसिस में। अब इसके अंदर क्या है कि इस टावर ऑफ बेबल का कि जो लोग थे वो एक टावर बना रहे थे और वो टावर वो हेवन तक लेकर जाना चाहते थे। अब इसके जेनेसिस के मुताबिक क्या है कि जब वो टावर जो है हेवन तक पहुंचाने वाले थे, तब सुपर नेचुरल पावर ने क्या किया, तब गॉड ने क्या किया, गॉड ने सबको कंफ्यूज कर दिया विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को पश्तो सिखाई, किसी को उर्दू सिखाई, किसी को हिंदी सिखाई, किसी को फ्रेंच सिखाया, किसी को क्या, इससे करके लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि ये आपस में अब बोलेंगे तो इनको एक दूसरे की समझ नहीं आएगी। अब समझ नहीं आएगी तो ये मिलके काम नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो ये जो टावर बना रहे हैं वो हेवन तक नहीं पहुंच सकता। और दूसरा ये कि उन सब को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फेंक दिया, कि उनको वहाँ से हटा दिया। एक ये बिलीफ है, और इस बिलीफ के मुताबिक डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है वो वजूद में आ गई। अब इस थ्योरी को हम देखिए, ये जो जेनेसिस की थ्योरी है, इसके मुताबिक क्या है कि ह्यूमैनिटी वंस स्पोक सिंगल लैंग्वेज, क्योंकि वो जब वो टावर बना रहे थे वो सबको एक दूसरे की समझ आ रही थी, लेकिन जो सुपर पावर, जो गॉड की पावर आ गई तो उसने सबको कंफ्यूज कर दिया और डिफरेंट लैंग्वेजेस दी गई। उसके बाद अगर हम इस्लाम के अंदर, इस्लामी ट्रेडिशन के अंदर देखें तो कॉन्सेप्ट क्या है, गॉड यानी अल्लाह टॉट एडम द नेम्स ऑफ ऑल थिंग्स। ये कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब दुनिया में भेज रहे थे तो सारी चीज़ों के नाम सिखाए। तो इस्लामी के लिए ये होता है, इस्लामिक बिलीफ ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा के भेजा गया था। तो अगेन इससे हमें ये मालूम होता है कि जो लैंग्वेज है इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन सोर्स, फ्रॉम अल्लाह। उसके बाद अगर हम हिंदुइज़्म के अंदर देखें, हिंदुइज़्म के अंदर जो गॉडेस है सरस्वती, वाइफ ऑफ ब्रह्मा, उसको कहा जाता है कि जो सरस्वती है ही मतलब सॉरी शी इज़ एसोसिएटेड with the speech or with language and language learning, कि सरस्वती का काम जो है वो लैंग्वेज सिखाना है। उन्होंने जो है लैंग्वेज सिखाई। ये हिंदुइज़्म में एक भगवान है जिसने, हिंदू बिलीव्स क्या कहते हैं कि हमें जो लैंग्वेज सिखाने वाला है वो दिस सरस्वती भगवान है। और उसके बाद हिंदुइज़्म के अंदर कहा जाता है जो संस्कृत है, दिस इज़ अ डिवाइन लैंग्वेज। इनको लगता है कि डिवाइन लैंग्वेज किस वजह से कि इनकी जो वेदा से उसके अंदर कुछ एंशियंट पुराने सेक्रेट टेक्स्ट हैं। सेक्रेट टेक्स्ट में यू कैन से पाक, जो उनके लिखी हुई कुछ चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की और उसके अंदर संस्कृत में कुछ चीज़ें लिखी गई है। और हिंदुइज़्म के अंदर बिलीफ ये है कि जो संस्कृत है दिस इज़ डिवाइन लैंग्वेज, कि जो गॉड की तरफ से जो गिफ्टेड लैंग्वेज है वो संस्कृत है। अच्छा, अब यहाँ पे लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया, इट इज़ नॉट जस्ट ए डिवाइन गिफ्ट, इन्होंने इसको बोला कि ए सेक्रेट एंड इंटरनल इंटिटी, मतलब इम्पोर्टेंस को आप देखिए। और ये हिंदुइज़्म का बिलीव है। उसके बाद भी दुनिया के अंदर जो अदर कल्चर्स और अदर रिलीजन कह सकते हैं स्पेसिफिकली, उसके अंदर भी मिथ है, कुछ कहानी, किस्से कहानियाँ हैं जिसके अंदर ये बात को इन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि जो लैंग्वेज है ये एक सुपर नेचुरल पावर की तरफ से या अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, राइट। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस पे एक्सपेरिमेंट की गई, राइट। एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक जो है इजिप्शियन पेसेमेटिक वन आप कह सकते हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करवाया कि जो 2 न्यू बॉर्न बेबीज़ या 2 इन्फेंट्स,
उनको उन्होंने एक शेफर्ड के हवाले किया और शेफर्ड से कहा कि इनसे एक लफ्ज़ बात आपने करनी नहीं है, इनको बिल्कुल खामोशी में बग़ैर इनसे कुछ बोले इनको बड़ा करना है। अब वो जो एक्सपेरिमेंट पेसामेंटिक ने की, उसका जो आउटकम था वो क्या था, उन बच्चों ने क्या अटर किया, उनके मुंह से क्या निकला, एक वर्ड निकला बीकोस। वर्ड क्या निकला उनके मुंह से, बीकोस। अब ये जो बीकोस उनके मुंह से निकला, तो ये जो बीकोस है ये एक वर्ड है फार्गियन लैंग्वेज का। अब इस लैंग्वेज के अंदर बीकोस का मतलब क्या है, ब्रेड है। तो इससे पेसामेंटिक ने क्या डिस्कवर किया, उनको क्या पता चला, उनको पता चला कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो गॉड गिफ्टेड लैंग्वेज है, वो है फार्गियन लैंग्वेज है और वो इजिप्शियन नहीं है। हालांकि ये बच्चे इजिप्ट में बड़े हुए, हालांकि इन बच्चों को एक शेफर्ड के साथ इजिप्ट में रखा गया, उसके बावजूद उन्होंने जो वर्ड, उन्होंने फर्स्ट वर्ड अटर किया या फर्स्ट वर्ड जो उनके मुंह से निकला वो बीकोस था, जिसका मतलब ब्रेड, जो कि इजिप्शियन लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो इजिप्शियन नहीं है। ओरिजिनल मीन्स बाय गॉड, जो लैंग्वेज है गॉड गिफ्टेड लैंग्वेज है वो इजिप्शियन नहीं है। उसके बाद किंग जेम्स IV ने एक एक्सपेरिमेंट की, दैट वाज अगेन अ वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, किंग जेम्स IV के सेड टू हैव कंडक्ट, ओके। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया कि अगेन न्यू बॉर्न 2 इन्फेंट्स थे और इन इन्फेंट्स को उन्होंने क्या कहा कि इनसे बात किए बगैर बिल्कुल म्यूट, कि कोई इनसे बात ना करे, औरत के हवाले किए कि कि इनके कानों तक कोई भी स्पोकन लैंग्वेज ना पहुँचे। अब जब आउटकम, जब वो रिज़ल्ट देख रहे थे, अब उस रिज़ल्ट में क्या आया कि ये 2 बच्चे जो हैं कुछ हेब्रू लैंग्वेज के वर्ड्स बोले, और यहाँ से किंग जेम्स ने क्या डिस्कवर किया, क्या उसको समझ आए कि उसने कहा कि ये जो हेब्रू है इट इज़ ए डिवाइन लैंग्वेज। पीछे पेसामेंटिक ने क्या कहा था कि जो डिवाइन लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज थी, जिसमें उन्होंने बच्चों ने वो वर्ड यूज़ किया। अब यहाँ पे जो है, जो किंग जेम्स की एक्सपेरिमेंट थी उसके अंदर जो हेब्रू है वो डिवाइन लैंग्वेज साबित हुई। तो ये जो 2 थीरी से यही डिफरेंट है। तो अगर वो गॉड गिफ्टेड होता तो ये इन बच्चों ने भी वही लैंग्वेज बोलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद किंग अकबर ने मुग़ल इंडिया के अंदर अगेन एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट की। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, इसके पास कुछ 2 से ज़्यादा इन्फेंट्स थे, इनको उन्होंने बिल्कुल खामोशी में, वो नर्सेस जो उनके लिए रखी गई, उनको ये हुक्म था कि वो बच्चों के साथ सामने एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या निकला कि वो जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई, उन्होंने कुछ वर्ड नहीं बोल, मतलब द चिल्ड्रन डिड नॉट स्पीक इट ऑल, कि उन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली। आउटकम को आप ज़रा पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स द चिल्ड्रन डिड नॉट स्पीक इट ऑल, सजेस्टिंग दैट लैंग्वेज डज नॉट नेचुरली इमर्ज विदाउट सोशल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे एक मज़े की बात है कि लैंग्वेज जो है विदाउट सोशल इंटरेक्शन वजूद में आ ही नहीं सकती। लैंग्वेज जो है बच्चा सीख ही नहीं सकता, उसको सोशल सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पीछे के 2 एक्सपेरिमेंट में जो बच्चों ने वर्ड्स यूज़ किए वो डिफरेंट थे दोनों लैंग्वेज से एक दूसरे से, और जो थर्ड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है उसमें बच्चों ने कुछ बोला ही नहीं, राइट। देन फेडरिक ने एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होती है, और ये एक्सपेरिमेंट भी काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे भी बच्चों के साथ क्या हुआ कि वो बच्चे जो बिल्कुल ऐसे आइसोलेशन में रखे गए थे, वो बच्चे कुछ भी ना बोल पाए और उन बच्चों की भी डेथ हो गई, वो ज़िंदा ही नहीं रहे। तो डिवाइन सोर्स थ्योरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हुई वो
कामयाब एक्सपेरिमेंट्स उनको आज के दिन में नहीं कहा जा सकता। कंक्लूजन ज़रा आप रीड आउट करें। While there have been historical attempts to test the divine source theory, these experiments do not provide any scientific evidence for the theory. They are more valuable today। अच्छा छोड़े इसको, अब देखिए तो अगर हम देखें जो एक्सपेरिमेंट का तरीका उनका था, अगर आज के टाइम में थोड़ा उस पर सोचा जाए कि एक कमरे में आपने बच्चों को बंद किया या एक बंदे के हवाले किया है जो बिल्कुल उनके साथ बोल नहीं रहा या कुछ, तो आज के टाइम में उसको हरासमेंट में या उसके लिए सज़ाएं हैं, ऐसा नहीं होता। तो इनकी जो एक्सपेरिमेंट शायद उस टाइम के मुताबिक सही थी, लेकिन वो सही क्योंकि फिर उसका कुछ ऐसा आउटकम आया नहीं जिसे कहा जा सके कि दिस पार्टिकुलर लैंग्वेज इज़ अ डिवाइन लैंग्वेज। तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या हुआ, मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकल आए, सिमिलर रिजल्ट कहीं पे नहीं निकला। और उसका सिमिलर रिजल्ट ये था कि बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, मतलब कुछ उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं था। बच्चे उल्टा जो है वो ख़राब हो गए और कहीं पे बच्चे डेथ उनकी हो गई। सेकेंड वी हैव नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी, और इस थ्योरी को बाव वाव थ्योरी भी कहा जाता है। अब नेचुरल सोर्स थ्योरी के अंदर फर्स्ट वी हैव बाव वाव थ्योरी एंड द सेकंड इज वी हैव द पोपो थ्योरी। ये दोनों जो है नेचुरल साउंड सोर्स के अंदर आते हैं। फर्स्ट बाव वाव थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जो ह्यूमन है इन्होंने लैंग्वेज कैसे सीखी, दे इमिटेटेड द नेचुरल साउंड्स। नेचुरल साउंड्स क्या है, आपके पास सामने बिल्ली है तो वो म्याओ म्याओ करती है, आपके पास बर्ड है बर्ड्स की आवाज़ होती है, आपके पास कोई फ्लाई है वो बर्ड्स की आवाज़, कोई घंटी की आवाज़। तो नेचुरल साउंड सोर्स के अंदर बाव वाव के कॉन्सेप्ट में ये है कि यू मिमिक द नेचर और यू इमिटेट द नेचुरल साउंड्स जो आपकी सराउंडिंग में हो रही है। तो नेचुरल साउंड सोर्स के मुताबिक इंसान ने या ह्यूमन ने लैंग्वेज कैसे सीखी, नेचर को इमिटेट करके, डायरेक्टली इमिटेशन फ्रॉम द नेचर। यू कैन रीड दिस आउट, आप पढ़े, ये वही बातें लिखी गई है। दिस थ्योरी, द थ्योरी सजेस्ट दैट अर्ली ह्यूमंस यूज्ड साउंड दे फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन देयर एनवायरनमेंट is basis for developing simple forms of communication। तो direct imitation from the nature। पोपो थ्योरी के अंदर भी डायरेक्ट इमिटेशन फ्रॉम द नेचर है, बट इट इज़ अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे व्हेन यू आर इमोशनल, यू वेरी हैप्पी, यू आर सैड, जो उस टाइम की जो एक सडन आवाज़ें जो इंसान निकालता है वो पोपो थ्योरी के अंदर आते हैं, जिसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपने पढ़ा होगा इंटरजंक्शंस के नाम से। अब जो इंटरजंक्शंस है, जैसे होता है कि आपको एकदम से चोट लगी हो, आपने बोला आउच, या आपको एकदम से कोई चीज़, किसी चीज़ ने आपको सैड किया, आप खफा हुए, आपने बोला आह। तो ये जो साउंड से पोपो थ्योरी के अंदर आते हैं, आप इसको पढ़ें। लैंग्वेज बिगिन विथ इंटरजंक्शंस, कैसे, वही साउंड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू क्राई यू से आह, फॉर सरप्राइज एंड फॉर पेन यू से आउच, वाव। व्हेन यू सी समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल तो आपके मुंह से निकलता है वाव। तो ये सारे जो साउंड्स हैं कि ह्यूमन जो है सडन इमोशनली जो चीज़ें उनके साथ होती थी उसके बाद वो जो आवाज़ उनके इंसान अपने मुंह से निकालता था, तो नेचुरल इमिटेशन के अंदर उसको भी डाल दिया कि स्पेसिफिक जो साउंड से वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए रखी गई। जैसे आप आउच बोलेंगे तो सबको समझ आ जाएगी कि बंदा दर्द में है, अगर आप बोलेंगे वाव तो सबको समझ आ जाएगी कि इस बंदे को ये चीज़ अच्छी लगी है। तो ये नेचुरल साउंड सोर्स के अंदर, इसके अंदर जीन जे रेशियो। अभी देखिए यहाँ पे 1712 1778 तक बात आ गई। ओरिजिन को आप देखिए कि लैंग्वेज जो है वो टाइम के साथ या 17th सेंचुरी के अंदर या 18th सेंचुरी के अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्या था। Rousseau in his essay on the origin of languages hinted at the idea that language could have originated from natural sound। If you read this essay तो आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है और किस तरीके से उस चीज़ को जस्टिफाई किया है। Then we have John Gottfried। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो इंसान है
पहले इन्होंने वो मिमिक्री या यू कैन से कि इमिटेट करना स्टार्ट किया लैंग्वेज को, किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल सामने कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी नकल की, सामने अगर बिल्ली की आवाज़ है तो उसको, बर्ड्स है तो उसको, उस तरीके से। तो इसके अंदर जॉन क्या कहता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो चीज़ें हैं मोर, फिर 1 वर्ड, फिर 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स एक लैंग्वेज बनती गई। उसके बाद ऑटो जिसपर्सन, इनका भी यही मानना है कि जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट किस कहाँ से हुई, सिंगिंग से हुई। सिंगिंग से यहाँ पे क्या मुराद है कि वही नेचुरल साउंड को इमिटेट करना, और उसी इमिटेशन के चक्कर में जो लैंग्वेज है वो एक स्ट्रक्चर बनती गई और मोर कॉम्प्लेक्स बनती गई। सो द थर्ड थ्योरी वी हैव इज द सोशल इंटरेक्शन सोर्स थ्योरी। इसको यो ही हो थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसके नाम से आप अंदाज़ा लगाए द सोशल इंटरेक्शन, इसका मतलब यह है इस थ्योरी के मुताबिक जो लैंग्वेज है वो जो लोग आपस में ग्रुप में काम करते थे उससे उनकी इंटरेक्शन होती थी, वो बात करते थे एक दूसरे से, या जब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे उस टाइम की बात करें वो स्टोन एज को ज़रा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लोग जो है वो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पत्थर ऐसे उठा लेते थे, जब उठाते उठाते आवाज़ भी निकालते होंगे आ या हैवी या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे आप पे बोझ होता है तो आप आवाज़ निकालते हो। तो यो ही हो थ्योरी के मुताबिक या सोशल इंटरेक्शन सोर्स थ्योरी के मुताबिक क्या है कि लोगों ने गैदरिंग में सोशल इंटरेक्शन इस तरीके से स्टार्ट हुई कि वो ग्रुप्स में उनकी सोशल बॉन्डिंग बनती गई, और वो जो कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान थी वो कोऑर्डिनेशन से लैंग्वेज जो है वो और ज़्यादा लैंग्वेज वजूद में भी आई, और सिंपल वर्ड से या सिंगल वर्ड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ भी चली गई। अब वर्क रिलेटेड साउंड्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि लोग जो आपस में काम करते थे या मिल के हंटिंग के लिए जाते थे या उनकी गैदरिंग होती थी या कोई हैवी ऑब्जेक्ट वो मूव करते थे, तो उसके अंदर जितने साउंड्स वगैरह उनसे निकलते थे वो प्रोड्यूस करते थे, उसी प्रोडक्शन का जो है हमारे पास लैंग्वेज सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आती गई और हमें लैंग्वेज मिल गई। इसी तरीके से वही यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी गई है कि ओवर टाइम दीज कोऑर्डिनेटेड वोकलाइजेशंस कुड हैव इवोल्व्ड इनटू मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इतना सोचें कि पहले एक बच्चा जो है वो सिर्फ रोता है, चीखें, वो नेचुरल साउंड है। फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत आवाज़ें निकालता है या किसी चीज़ को हिट करे तो वो रोता है। जैसे वो बिल्ली को देखकर बिल्ली नहीं कहेगा, बच्चा क्या कहेगा, उसकी आवाज़ को म्याऊं म्याऊं। तो आप इस तरीके से एक बेबी कैसे बड़ा होता है, कैसे लैंग्वेज सीखता है, आप उसको ज़रा डालें ये जो थीरीज अभी आप पढ़ रहे हो उस पर। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कहाँ गया, नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी, इसके अंदर वही है ना कि इमिटेशन फ्रॉम द नेचर, तो बच्चा वही करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको लैंग्वेज को, वो वर्ड्स को आपस में मिलाता है और मुश्किल से फिर वो सेंटेंसेस बनाता है, और एज के साथ जो है उसकी लैंग्वेज और अच्छी होती जाती है। तो इन थ्योरीज को भी अगर आप उस तरीके से सोचें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी, राइट, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यू कैन रीड आउट दिस कंक्लूजन, इसमें वही बात लिखी गई है जो मैंने अभी आपको बताया। देन द फोर्थ थ्योरी इज द फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स। अब ये फिजिकल एडेप्टेशन सोर्स, इस थ्योरी ने ये बोला है कि जो ह्यूमन का लैंग्वेज सीखने का जो पावर, okay, now we are talking about evolutionary changes in the vocal tract. One of the central ideas of physical adaptation source theory is that human vocal tract underwent significant evolutionary changes. अब evolutionary changes, different evolutionary changes, कैसे बच्चा जब छोटा होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं बोल पाता, थोड़ा थोड़ा करके वो सीखता है, तो इट मीन्स उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, अब उन चेंजेस की बात हो रही है जिसकी वजह से इंसान मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सीखता भी है और बोल भी पाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, लॉवरिंग ऑफ द लैर्निक्स। In most mammals, the larynx, which is also known as voice box, is positioned higher in the throat, limiting the range of sounds they can produce. But in humans, the larynx is lowered, which increases the length of the vocal tract and allows for a greater range of sounds, making articulate speech
पॉसिबल। नाउ साइंटिफिक रीजंस मिल रहे हैं कि जानवर क्यों नहीं बोल पाते, इंसान क्यों बोल पाते हैं। फर्स्ट रीज़न हो गया, देन ह्यूमन हैव मोर फ्लेक्सिबल टंग एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, जिसकी वजह से इंसान जो है फ्रीली बोलता भी है और समझता भी है। मतलब फ्रीली बोलना मीन्स कि उसकी जो टंग है, जो ज़बान है, वो मुंह के अंदर आसानी से मूवमेंट उसकी आसानी से हो जाती है। देन इंसान को अपने सांस पे भी कंट्रोल है कि वो सांस लेने के साथ साथ बोल भी सकता है, रुक रुक के बोलता है, जो भी करता है। तो ये डिफरेंट साइंटिफिक रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है। और देन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी ब्रोकास का जो एरिया है या उस एरिया के अंदर विच कंट्रोल्स द स्पीच प्रोडक्शन, कि इंसान जो है समझता है फिर बोलता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आता, लोग कहते हैं कि पागल हो गया है। तो इंसान में जो सीखने का स्पेशली सॉरी मैं क्या बोल, हाँ, द फिज़िकल एडेप्टेशन सोर्स जो थ्योरी जो है, इसके अंदर टोटली किस चीज़ पे फोकस की गई है, ह्यूमन बॉडी पे फोकस की गई है, बॉडी के शेप पे फोकस की गई है, इस पार्टिकुलरली मुंह, थ्रोट और जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। और मुख्तलिफ रीजंस आपके पास यहाँ पे ये रीजंस दी गई है कि इन रीजंस की वजह से इंसान जो है एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज सीखता भी है और बोलता भी है, राइट। देन देयर आर सम यू कैन से बायोलॉजिस्ट, इन्होंने उस किस तरीके से इसको डिस्कस किया है, देखिए। Charles, he speculated that the vocal capabilities of humans were a product of natural selection, driven by the need for communication in social groups. इन्होंने अपने बुक में द डिसेंट ऑफ मैन के अंदर सजेस्ट किया है कि ह्यूमन की जो इवोल्यूशन है, उसकी स्पीच जो है विच इज़ क्लोजली रिलेटेड आर टाइड टू द फिज़िकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इंसान के जिस तरीके से बॉडी शेप है, फिज़िकल शेप है, उसको डायरेक्ट इन्होंने कनेक्ट किया है। अब सेम आप कह सकते हो फिलिप, अब 1934 टिल प्रेजेंट। ओके, फिलिप ने क्या किया है इसके अंदर डिस्कशन, इन्होंने जो ह्यूमन बॉडी की इवोल्यूशन है इस पे इन्होंने क्या किया है। A cognitive scientist and linguist has one of the most influential proponents of physical adaptation source theory. He has intensively studied the evolution of the human vocal tract and brain regions associated with language. पूरी भरपूर इसने अपनी रिसर्च की, उसको पढ़ा है। अब पढ़ने के बाद इन्होंने क्या कहा कि वही जो लॉवरिंग लैरिंक्स है एंड देन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंट्रोल इन द ब्रेन, कि इंसान को पता होता है कि मोटर कंट्रोल का क्या मतलब है, कि यू कैन नॉट टच ए फायर, आपको फिर गर्मी लग ज़्यादा आप बर्फ़ को भी हाथ में नहीं ले सकते। तो जो है इट्स अ काइंड ऑफ क्रिटिकल वेरी क्रिटिकल टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, कि इंसान को समझ आती है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ टू बी टच्ड एंड व्हाट नॉट, कि करना क्या है क्या नहीं करना। उसकी भी बाकायदा उसका माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो उसको बताता है कि आपने पाँव आग पे रखा है या आपने सही जगह पे रखा है। देन द लास्ट वन, नॉट द लास्ट बट द सेकेंड लास्ट, द टूल मेकिंग सोर्स थ्योरी। अब इसके अंदर अगेन इंसानी दिमाग का टूल मेकिंग सोर्स का क्या है कि लोग जब दुनिया में आए तो उनको कुछ ना कुछ जैसे वो पत्थरों से चीज़ें बनाते थे, पत्थर के, अगर आप पुराने ज़माने के किले वगैरह भी देखें जो बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन, किसी म्यूज़ियम में जाके तो वो पत्थर को इस तरीके से तराशे थे कि इंसान वो देखे अच्छा ये बनाया कैसे, ये बनाया कैसे गया। तो कहा जाता है जो टूल मेकिंग सोर्स है अगेन ये एक आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से हुई ना, कि आपका दिमाग चल रहा है तो आपने दिमाग चलाया। तो इसमें भी कहा जाता है कि टूल मेकिंग सोर्स थ्योरी जो है लैंग्वेज को इंसान का लैंग्वेज समझने में जो एक अच्छा और बड़ा किरदार है वो टूल मेकिंग सोर्स का भी है। पार्टिकुलरली टूल मेकिंग सोर्स क्या है इसको रीड आउट दे दें। द टूल मेकिंग सोर्स थ्योरी सजेस्ट दैट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज क्लोजली लिंक्ड टू द कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स इन्वॉल्व्ड इन टूल मेकिंग। टूल मेकिंग मीन कोई भी चीज़ आप जब बनाते हो तो जब बनाते हो आपका दिमाग तो लगता है ना, आपकी मोटर स्किल्स तो लगती है, इसमें गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, सो सिंपली टूल मेकिंग सोर्स जो है
उसको अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि ऑल सजेस्टिंग दैट द डेवलपमेंट ऑफ टूल मेकिंग स्किल्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, कि जब आप एक चीज़ कर रहे थे, उसको सीख रहे थे या उसका प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके अंदर लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली द ह्यूमन ब्रेन, जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन ब्रेन का रोल क्या है। The human brain is not only large relative to human body size, it is also lateralized, that is, it has specialized function in each of the two hemisphere। तो definitely उसका तो पता है कि इंसानी दिमाग फंक्शन किस तरीके से करता है। Those functions that control the motor movements involved in complex vocalization, which is speaking, and object manipulation, which is making or using the tools, are very close to each other in the left hemisphere of the brain। अब human brain का role है कहाँ पे? the tool making source के अंदर। That is the area of the motor cortex that controls the muscles of the arms and hands in next to the articulatory muscles of the face, jaw, and tongue। It may be that there was an evolutionary connection between the language using and tool using abilities of humans, and that both were involved in the development of speaking brain। human brain का role जिसको हमने already discuss किया। Now what is the genetic source? It is the last one। अब जेनेटिक सोर्स थ्योरी क्या कहती है? जेनेटिक सोर्स थ्योरी कहती है कि ये लैंग्वेज की इनेटनेस की बात कर रही है। इनेटनेस ऑफ द लैंग्वेज क्या है? विच इज़ कि ह्यूमन्स आर बॉर्न विथ एन इनेट लैंग्विस्टिक्स कैपेसिटी दैट एनेबल्स देम टू लर्न लैंग्वेज नेचुरली। जेनेटिक सोर्स का बिलीफ क्या है? इस थ्योरी के बिलीफ में ये है कि इंसान जब पैदा होता है, जब बच्चा होता है, तो वो कुछ इनेट एबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है, जिसके माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्टेड कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं लैंग्वेज सीखने में। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिवर्सल ग्रामर, विच इज़ प्रपोज्ड बाय नॉम चॉम्स्की का। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं? द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर ए कॉमन स्ट्रक्चरल बेसिस which is rooted in our genetic makeup। Chomsky argues that humans are born with an innate understanding of grammatical principles, which allows children to acquire any language to which they are exposed। अब क्या है कि इंसान जो है वो जो लैंग्वेज पैदा होने से पहले हर इंसान के, चाहे वो पाकिस्तान में, अफ्रीका में या तुर्कमानिस्तान में पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें माइंड में स्ट्रक्चर्ड होती हैं जिसकी वजह से वो आसानी से दुनिया में आके लैंग्वेज सीख लेता है। देन वी हैव क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चा आसानी से लैंग्वेज सीख लेता है, इजीली सीख लेता है। लेकिन अगर उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं सिखाई गई या उसको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, और बाद में जितना भी आप उस बच्चे को वो माहौल भी प्रोवाइड करो, वो लैंग्वेज भी सिखाओ, लेकिन वो उस तरीके से उतना तेज़ी से या उतना डीपली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ये एक पार्टिकुलर एज पीरियड की बात होती है कि उसके अंदर बच्चा जो है वो बहुत तेज़ होता है सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? पार्टिकुलरली लैंग्वेज सीखने के लिए। इसके अंदर हमारे पास जेनी का एक एग्जांपल है। एक बच्ची थी, अब उसको जो है फर्स्ट जो उसके 13 ईयर्स थे उसमें लैंग्वेज एक्सपोजर से उसको दूर रखा गया। उसके बाद उसको बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज ट्रेनिंग दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो बच्ची थी उसको आसानी से लैंग्वेज जो है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी उन बच्चों की हुई जिनको 13 ईयर्स से पहले वो माहौल प्रोवाइड किया गया, या उनको बचपन में पैदा होने के बाद से वो इन्वायरमेंट दी गई जिसमें वो नेचुरली सीख रहे थे। तो इसका ये मतलब हो कि जो लैंग्वेज बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखता है वो जल्दी भी सीखता है और उस लैंग्वेज को डीपली भी सीखता है। बाद में अगर उस बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती, बाद में आप उसको जितनी भी ट्रेनिंग दे दो, जितनी भी उसको लैंग्वेज क्लासेस दे दो, वो सीख तो जाएगा, लेकिन वो इतना उसको डीपली अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन।
Children across the world acquire language in remarkably similar stages, regardless of specific language they are learning. This suggests that the language learning is not simply a product of environmental exposure, but it is also influenced by an innate biological mechanism. कहने का मकसद ये है कि जो बच्चों को लैंग्वेज सीखने का जो तरीकाकार है हर बच्चे का तकरीबन सेम होता है, चाहे वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में और वो कोई भी लैंग्वेज सीख रहा हो। लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो डिफरेंट नहीं है। उससे भी कहा जाता है कि लैंग्वेज एक इननेट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड, एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ह्यूमन ब्रेन में जो बच्चों की हेल्प करता है। All typically developing children go through similar stages such as babbling, उसके अंदर single word, then कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ आती हैं। तो वो हर बच्चा हर कल्चर के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर सेम ही स्टेजेस से गुजरता है। ओके, तो ये सारा हो गया ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे। डिवाइन सोर्स में हमने क्या बात की कि लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द हायर पावर, गॉड, अल्लाह। द नेचुरल साउंड सोर्स में हमने क्या बात की कि जो बच्चा जो है या जो इंसान लैंग्वेज सीखता है वो नेचर को इमिटेट करके सीखता है, जिसके अंदर बाव वाव थ्योरी हमने डिस्कस की, जिसमें क्या होता है कि बाव वाव के अंदर जो लैंग्वेज सीखते हैं वो नेचुरल साउंड से, जैसे बिल्ली की आवाज़ हो गई, कुत्ते की, कोई घंटी की आवाज़ हो गई, बारिश की आवाज़ हो गई। और द पोपो थ्योरी के अंदर सारे इंटरजेक्शंस हमने सीखे। जब आपको दर्द होता है आप क्या आवाज़ निकालते हो, जब खुशी में आप क्या आवाज़ निकालते हो, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होते गए और मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनना शुरू हो गए। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन सोर्स से हमने डिस्कस किया कि लोग जो हैं वो मिल के काम करके आपस में कोऑर्डिनेशन में लैंग्वेज सीखे, कोऑर्डिनेशन में उनका सीखने का जो लेवल है वो ज़्यादा हुआ। देन वी डिस्कस द फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स, जिसके अंदर हमने ह्यूमन की फ़िज़िकली वो दिखने में या फिज़िकल शेप कैसी है उसी जानवरों के कंपैरिजन में, दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है, मुंह किस तरीके से फंक्शन करता है, दांतों का क्या रोल है, ज़बान का क्या रोल है। उसके बाद हमने डिस्कस किया द टूल मेकिंग सोर्स, कि इंसान जो है जब वो सर्वाइवल के लिए उसको कुछ ना कुछ करना था, खाना पकाना था, खाना पकाने के लिए किसी चीज़ में पकाना था, वो टूल बनाते बनाते उसकी जो मोटर्स जो हैं साइकिल्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो डेवलप हो गई और उसमें लैंग्वेज को काइंड ऑफ बूस्ट अप मिला। लोगों ने बातें की एक दूसरे से, जिसके अंदर ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद एंड में हमने द जेनेटिक सोर्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर ये है कि लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है समहाउ। जब बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में, तभी वो जब तभी वो जब दुनिया में आता है, जब उसको सीखने का एनवायरनमेंट मिलता है, तो दुनिया के हर कोने का, किसी भी कोने का बच्चा जो है वो सेम स्टेजेस से गुजर के लैंग्वेज सीखता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।